हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी का 11वां सीरीज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए समय को न व्यतीत करते हुए अपने क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग का क्या है, देखिए। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर स्पेस लॉ उत्पन्न होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त रूप से होने पर क्या होता है, नीली लौ प्राप्त होती है। क्या होती है? नीली, ठीक है। नीली लौ लौ उत्पन्न होती है। क्या होती है? नीली लौ उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गया? ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? नीली लौ उत्पन्न होती है। अब थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में हम लोग 2 से 3 फैक्ट को समझते हैं, ठीक है। जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो O से हम लोग दिखाते हैं। जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है। इसका जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार जो होता है या इसको द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। द्रव्यमान संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या जो कि 16 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? क्रमांक होता है। ये हमारा क्या होता है? प्रतीक होता है, ठीक है। ये समझ में। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? सिंबल क्या होता है? O, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 16, ठीक है। अब जो ये होता है ऑक्सीजन, ये दहन के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? दहन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जब ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर एक ऐसा मतलब वो देता है, लौ उत्पन्न करता है। तो नीला लौ उत्पन्न करता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो अभी लेटेस्ट एएलपी के एग्जाम में ये पूछा हुआ था, ठीक है। कि जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु भार कितना होता है, ठीक है। तो ये 16 होता है, ठीक है, अभी लेटेस्ट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। संवेग की एसआई इकाई क्या है? थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, एसआई इकाई। तो संवेग की इकाई क्या है? तो एसआई इकाई क्या है? तो देखिए, जो संवेग है इसका एसआई इकाई होता है, ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। इसका उत्तर हो गया। संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो ये होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब थोड़ा सा संवेग की परिभाषा को समझ लेते हैं कि क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, ठीक। किसी वस्तु की द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, ठीक है। ये संवेग जो होता है ये क्या होता है? ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जो संवेग होता है ये एक सदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है। संवेग जो है सदिश राशि होता है। बात समझ में आ गया? अब इसका सूत्र जो होता है ये क्या होता है? इसका सूत्र P इक्वल टू, ठीक है, P इक्वल टू m इंटू v, ये इसका सूत्र होता है। अब थोड़ा सा जो प्रश्न आया है एसआई इकाई, संवेग का एसआई इकाई, ठीक है, एसआई इकाई के बारे में ये पूछा है। तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। संवेग का सूत्र क्या है? P इंटू m, P इक्वल टू m v, ठीक है। P इक्वल टू
m इंटू भी इसका सूत्र है। अब थोड़ा सा प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों एसआई मात्रकों को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, जैसे बल। ठीक है, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर प्रति क्या होता है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, बल केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद से हम लोग चाल का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग जो होता है इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद से त्वरण होता है। त्वरण जो होता है इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एग्जाम में आते रहते हैं, इसका बहुत प्रयोग भी होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल के दौरान इसका बहुत यूज होगा। अब थोड़ा सा एक और देख लीजिए, घनत्व। ठीक है, घनत्व का क्या होता है? केजी। ठीक है, मीटर प्रति क्या होता है? मीटर प्रति, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। सेकेंड कहां से आ गया? ठीक है, ये मीटर होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब इसका क्या होगा? एसआई मात्रक होगा। घनत्व तो क्या होगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व तो क्या होगा? घनत्व का जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का केजी और जो हमारा बटा में आएगा क्या? आयतन। तो आयतन का मीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा घनत्व होता है क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये घनत्व का हमारा मात्रक। अब यहाँ पे समय दिया है तो केजी मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। यहाँ से m का केजी और v का वेग का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ये एसआई मात्रक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हाइड्रा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा प्रजनन करता है किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा हाइड्रा जो होता है ये प्रजनन करता है। हाइड्रा जो होता है मुकुलन के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। बात समझ में आ गया? तो हाइड्रा जो होता है यह मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। ये सिलीटेंट्रा संघ का प्राणी है। ठीक है, सिलीटेंट्रा संघ का ये हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा किसके संघ का है? सिलीटेंट्रा संघ का। सिलीटेंट्रा संघ का ये हाइड्रा जीव है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आसान सा क्वेश्चन है इसलिए इसको ले लिया गया है। ठीक है, देखिए कर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सबसे पहले प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए कार्बन प्रतिशत का हम लोग सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो जैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार, परमाणु भार, अणु भार। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? अणु भार। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अणु भार, ठीक है। अब नीचे जो दिया है ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार गुणे 100, ये क्या हो जाएगा? गुणे 100। बात समझ में आ गया? तो गुणे 100। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। कार्बन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अणु भार और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार गुणे 100 पर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन
डाइऑक्साइड में जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है 12 होता है। ठीक है, एक कार्बन है तो एक, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है परमाणु भार होता है 16। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। ठीक है, पिछले वाले जो हम लोग पेपर किए थे उसमें। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए इंटू 2, ठीक है 2, तो अब यहाँ पे क्या होगा 12 प्लस 16 दूना 32, ये टोटल निकल के आ जाएगा कितना 44। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये हो गया। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, परमाणु अणु भार, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, बस समझ में आ गया। अब यहाँ पे सूत्र में हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 12/44 गुणे 100। ठीक है, इसको 4 से काट देते हैं 3, इसको 4 से काट देंगे 11, तो ये हमारे पास फाइनली क्या आया 3/11 गुणे 100। इसको हम लोग बटम कर देंगे 300/11, तो ये हो जाएगा 27 पॉइंट, जो कि आंसर यही दिया था। ठीक है, इसको आप भाग देके कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, 27.3% इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी। ठीक है, तो ये समझ में, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सूत्र के अलावा आपको ये भी समझना है कि अगर आपका परमाणुओं का परमाणु भार नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम 30 तक आप परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, जो कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए मतलब बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सूखा। ठीक है, क्या सूखी बर्फ के नाम से, किसे सूखी बर्फ के नाम से, ड्राई आइस इसको बोला जाता है, ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बस समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का ये महत्वपूर्ण आंसर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ या ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है वायुमंडल में कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये 0.3% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस का, ठीक है, ये मूल रूप से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्षरण करता है। ठीक है, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करता है, ग्रीन हाउस का मूल प्रभाव वो करता है। ठीक है ना, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण है। ठीक, जो मैं वो कह रहा था, बस समझ में आया, ये क्या है, मूल कारण होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या होता है, मूल कारण होता है। बस समझ में आया, तो ये मूल कारण होता है क्या, ग्रीन हाउस के लिए, किसके लिए, ग्रीन हाउस के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये क्या है, मूल कारण होता है। बस समझ में आ गया। अब इसकी प्रकृति जो होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति इसकी कैसी होती है, अम्लीय होती है। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। बात समझ में आया। इस सोडा वाटर में, ठीक है, सोडा वाटर में दाब पर क्या होता है, धुल जाता है। ठीक है, दाब पर क्या होता है, धुल जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये क्या करता है कि जब सोडा वाटर में अधिक दाब पर क्या होता है, घुल जाता है। क्या होता है, सोडा वाटर जो होता है अधिक दाब पर क्या होता है, ये दाब पर घुल जाता है। बस समझ में आया, किसमें घुल जाता है, सोडा वाटर में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सोडा वाटर में अधिक दाब पर क्या होता है, घुल जाता
कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सोडा वाटर में अधिक दाब पर घुल जाता है। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का पहला नाम बताएं जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य सेल पर स्थित होते हैं। तो मध्य सेल पर जो स्थित होते हैं वो क्या होता है, मेटाफेज। क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज होता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ये कह रहा है, देखिए ये अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं, अधातु जो ऑक्साइड होते हैं ये अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। बात समझ में आया कि ये जो होते हैं अम्लीय होते हैं। बात समझ में आ गया। ये हम लोग का आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।